Hello dear students, good morning everyone. So we are going to continue your previous videos chapter. So in our previous video we will get a brief on that. We have started your first chapter, 3 questions, in which we have completed half of the story, in which there was a king who sought answers to his 3 questions. So in the search of his 3 questions, he asked several persons who have very much different answers. So some suggest him to go to magicians, and finally he reached to a hermit to get his answers, where the hermit did not answer him after being asked by the king several times. So king helped the hermit in digging the beds in his ground near the hut. So now the story starts with the midway. So up to the end of our last video, we have read till a man is coming running towards them. So after that we are going to start. The king turned around and saw a bearded man running towards them. एक आदमी किंग और हर्मिट की तरफ भागा हुआ आ रहा था. उसके हाथ उसने अपने पेट में दबा रखे थे, पेट के ऊपर लगा रखे थे, जहाँ से उसका बहुत ही खून बह रहा था. सो जब वो किंग और हर्मिट के पास पहुँचा, जब तक वो फेंट होकर वो ज़मीन पर गिर गया था. वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया था क्योंकि उसका काफ़ी खून बह चुका था. तो किंग और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े हटाकर देखा तो उन्हें पता चला उसके स्टमक में, उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव लगा हुआ है, वुंड है स्टमक में उसके. सो किंग ने उस वुंड को अच्छे से धोया और उसने अपनी करचे से उसको ढक दिया, पर जो खून था वो रुक नहीं रहा था. तो किंग ने जब तक उसकी ड्रेसिंग की वुंड की, तब तक कि वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई. किंग ने बार बार उसकी ड्रेसिंग की वुंड की, जब तक वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो गई. देन उस आदमी को अच्छा लगा और उसने विश किया कि उसे कुछ पीना है. तो किंग ने उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे दे दिया. सो किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग ने फ्रेश वाटर उसे दिया और उसने वो पी लिया. बस इस टाइम तक सूरज जो था वो ढल चुका था. सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. हवा ठंडी चल रही थी और दिन छुप चुका था. तो किंग ने डिसाइड किया कि वो यहीं पर इसकी हेल्प करते हुए रुकेगा, और किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस जख्मी हुए इंसान को हर्मिट के हट में ले गए और उसे बेड पर लेटा दिया. तो आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम से उस पर लेट गया. किंग भी थक चुका था, तो उसने जो काम किया था, बहुत ही हार्डवर्क किया था, तो वो भी वहीं पर कि हर्मिट के हट में नीचे लेट गया और सो गया. वो उस रात वही हर्मिट के हट में ही सो गया. जब उसको सुबह उसकी आँख खुली, when he was awake, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man was lying on the bed. So जब तक उसकी आँख खुली, उसने रिकॉग्नाइज किया कुछ देर में कि वो यहाँ पर क्यों आया है और वो जो बेड पर जो ज़ख्मी इंसान पड़ा हुआ है वो कौन है. सो वो जो ज़ख्मी हुआ इंसान था, दाढ़ी वाला इंसान था, बेarded मैन, उसने किंग को कहा, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. जब उसने देखा कि किंग जाग चुका है तो उसने किंग से सॉरी कहा फॉरगिव मी. बट किंग ने उसको कहा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें माफ़ क्यों करूं जब तुमने मुझे कुछ किया ही नहीं है. तो उस बेarded मैन जो ज़ख्मी हुआ था इंसान, उसने कहा, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ. मैं आपका वही दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी. आई स्वोर रिवेंज ऑन यू. मैंने आपको हराने की, आपसे रिवेंज लेने की कसम खाई थी. मैं वही हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी खुद ले ली थी. सो मुझे पता था कि आप अकेले
हरमिट से मिलने आए हो, सो मैंने एक प्लान बनाया अपने दिमाग में कि मैं आपको, आप जब घर लौटोगे तो रास्ते में मैं आपको मार दूंगा। पर सारा दिन बीत चुका था और आप वापस नहीं आए थे, तो मैं जहाँ पर छुपा हुआ था मैंने अपनी प्लेस छोड़ी और देखा आकर कि आपका बॉडीगार्ड आपके घोड़े के साथ वहाँ खड़ा है। बट बॉडीगार्ड ने मुझे आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर वार कर दिया, पर मैं वहाँ से भाग निकला। अगर आप मुझे नहीं बचाते और मेरे घाव पर बार बार ड्रेसिंग नहीं करते तो शायद मैं मर चुका होता। मैंने आपको मारने का प्लान बनाया पर आपने मेरी जान बचाई, तो अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा, ठीक रहूँगा, तो मैं आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करूँगा, एक फेथफुल सर्वेंट बनकर, और मेरे बच्चों को, मेरे सन्स को भी यही करने के लिए कहूँगा। सो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। सो ये सारी बातें उस ब्रेडेड वुंडेड मैन ने किंग से कही कि वो उसका दुश्मन है जिसने उसके भाई का रिवेंज लेने की सोची थी, और वो उसको मारने के लिए रास्ते में छुपा हुआ था। पर जब किंग वापस नहीं आया तो उसने उसका पीछा किया और पता लगाया कि घोड़े के साथ उसका सर्वेंट था। उसने उसको भी मार दिया, मारने के लिए गया, बट उसके बॉडीगार्ड ने उसे पहचान लिया और उस पर ही वार कर दिया। पर आपने मेरी जान बचाई, क्योंकि मैं आपको मारना चाहता था, फिर भी आपने मेरी जान बचाई और मेरी मरहम पट्टी की, मुझे ड्रेसिंग की। सो अब अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपको अपनी पूरी लाइफ आपकी सेवा करूँगा। आई विल बी अ फेथफुल सर्वेंट टू यू, और मैं अपने बच्चों से भी यही करने के लिए कहूँगा। किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद द एनिमी so very easily and to have won him over as a friend. But he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. He promised to give back the man his property. King बहुत खुश हुआ कि उसने अपने एनिमी से पीस कर ली। He have made peace with the enemy बहुत आसानी से and won him as a good friend. And he also said him that he would send his servants to help him and the doctor to look after him. और उसने, किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी उसे वापस कर देगा। तो किंग ने अब उस वुंडेड मैन को छोड़ के हट के बाहर आ गए और उन्होंने हरमिट को ढूंढना शुरू कर दिया कि वो लास्ट टाइम अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सके। हरमिट अपने घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहे थे। जो बेड्स उन्होंने कल डग किए थे, उन्होंने जो बेड्स खोदे थे उसमें वो सीड्स बो रहे थे। सो किंग हरमिट के पास गए और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। आखिरी बार मैं आपसे अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछता हूँ। तो हरमिट बोलता है, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट किंग पूछते हैं कि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे मिले, आपका क्या मतलब है। तो हरमिट बोलते हैं कि आपने नहीं देखा कि अगर आपने मेरी वीकनेस को देखते हुए मेरी अगर हेल्प नहीं की होती ये बेड्स को खोदने में, तो आप वापस चले जाते और वो आदमी आपके ऊपर अटैक कर देता। जब वो आप पर अटैक करता तो आप सोचते कि अगर आप मेरे साथ रुक जाते तो आप पर वो वार नहीं होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप बेड्स को डिग कर रहे थे, और मैं वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था जिसके साथ आप थे, एंड आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस यही था कि आप मेरी हेल्प कर रहे थे। बाद में जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। अगर आप उसकी केयर नहीं करते, उसके वुंड्स को ड्रेसिंग नहीं करते, तो वो मर जाता। आपसे पीस बनाए बिना, आपका दोस्त बने बिना ही वो मर जाता। सो वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था, उस टाइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था, एंड जो आपने किया वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। दैट वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट
business. So remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. So हमेशा याद रखिए कि हमारे पास वही टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारे पास अभी है. द टाइम विच इज़ नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, क्योंकि हमारे पास बस यही टाइम होता है जब हमारे पास कोई भी पावर होती है एक्ट करने की या कोई भी काम करने की. साथ ही हमारे लिए वही पर्सन सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम में हो, और हमें पता नहीं क्योंकि कब क्या हो सकता है, बिकॉज फ्यूचर इज़ अननोन एंड अनसर्टेन. फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. So, most important person is the person with whom you are with, and your most important business is that to do good for that person, because we were sent into this world for that purpose alone. So, the 3 questions के आंसर्स राजा को ऐसे मिले कि जो टाइम हमारे पास अभी है वही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, और जिस पर्सन के साथ आप इस टाइम में हो वही पर्सन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं हम कब और मिलेंगे भी या नहीं. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हमारा यही है कि जो पर्सन आपके साथ है उसका आप कुछ अच्छा करें, टू डू गुड टू दैट पर्सन, क्योंकि हम इस दुनिया में शायद वही एक अकेले पर्पस के लिए आए हुए हैं. सो वी कम्स टू द एंड टू द चैप्टर. सो the writer of this chapter is Leo Tolstoy, who is a very famous writer who wrote many famous stories. So Leo Tolstoy is the writer to this story. So students, try to recollect all the events in this chapter and read it and try to understand it again.